हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों 2025 खत्म होने को आया, लेकिन मार्केट्स अभी भी ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है इस बार रिटेल वाला फंस गया है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी, जीडीपी ग्रोथ, इस सब के शोर शराबे में रिटेल इन्वेस्टर्स के काफी पैसे मार्केट में फंस गए हैं। कुछ लोगों को तो रियलिटी का अंदाजा हो गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस होप में मार्केट में पैसे लगाकर बैठे हैं कि शायद आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। और इसीलिए इस वीडियो में हम जो रिटेल के कॉमनली इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसमें रिटेल को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसमें वो क्या एक्शन ले सकते हैं ताकि फ्यूचर लॉसेस से अपने आप को बचा सके। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए वो रिटेल के स्टॉक्स को देखते हैं कि वहां पर क्या हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स हैं: ट्रेंट, रिलैक्सो, बाटा इंडिया, दीपक नाइट्रेट, डिक्सन, वरुण बेवरेजेस, टाटा केम, वोल्टास, सीडीएसएल, तेजस नेटवर्क, ओला इलेक्ट्रिक, प्राज इंडस्ट्रीज। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे स्टॉक्स काफ़ी लॉस में हैं। 39%, 35%, आप देख सकते हैं कि 60% तक के लॉस इसमें देखने को मिले हैं। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक्स हैं तो इतना लॉस आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में एक और चीज़ आप देखें, ये सारे हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग होता है। यानी कि आपका अगर पीई बहुत ज़्यादा है तो आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। एक जिसे हम रूल अपने यहाँ फॉलो करते हैं कि जितनी ग्रोथ रेट है फ्यूचर की एंटिसिपेटेड, उससे डबल से ज़्यादा अगर पीई है तो मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो आप इसके बेसिस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पीई कितना एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर आप देखिए, हम आपको फेयर वैल्यू दिखा रहे हैं कि इस स्टॉक की फेयर वैल्यू कहाँ है, यानी कि कहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ स्मार्ट मनी की बाइंग आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस है। अगर इन स्टॉक्स को आप देखेंगे तो ये अपने फेयर वैल्यू से काफ़ी दूर है। जैसे अगर आप ट्रेंड को देखिए तो ये करीब 7,000 से फॉल होता हुआ यहाँ तक आया है, यानी कि कितना ज़्यादा स्टॉक ओवर वैल्यूड था। और इसकी फेयर वैल्यू अभी भी नीचे है, यानी कि अभी भी इसमें गिरने की संभावना है। उसी तरीके से रिलैक्सो, ये भी रिटेल का एक फेवरेट स्टॉक है, देखिए अभी भी कितना ऊपर है, यानी कि यहां तक आ सकता है। बाटा इंडिया, ये भी अभी 50% ओवर वैल्यूड है, यानी कि अगर मार्केट में करेक्शन चलता रहता है, बड़ी रैली नहीं आती है, तो यहां तक स्टॉक गिर सकता है। दीपक नाइट्रेट, ये भी आप देखिए कितना इसमें गिरने का की संभावना है। डिक्सन, रिटेल का एक और फेवरेट स्टॉक, देखिए वहां पर भी किस तरीके से करेक्शन हो रहा है। करीब 31% स्टॉक गिर गया है और अभी भी फर्दर गिरने के भी चांसेस हैं क्योंकि पीई काफी इन्फ्लेटेड है। वरुण बेवरेजेस, एक और रिटेल का बहुत ही फेवरेट स्टॉक, देखिए कितना ओवर वैल्यूड है। टाटा केम, इसको मैं कह सकता हूं कुछ हद तक ये वैल्यू जोन पर है। यही रिटेल के स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, यही एक स्टॉक है जो थोड़ा बहुत वैल्यू जोन के आसपास है। वोल्टास, ये भी आप देखिए 1400 करंट प्राइस है, करीब 900 के आसपास इसकी वैल्यूएशन है। सीडीएसएल, अनदर रिटेल्स फेवरेट, 1600 पे चल रहा है और इसकी फेयर वैल्यू 900 से 940 के आसपास है। तेजस नेटवर्क, रिटेल का एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक जो हर दूसरे तीसरे पोर्टफोलियो में पाया जाता है। वहां की सिचुएशन आप देखिए कितना ज्यादा हाईली ओवर वैल्यूड है। ओला इलेक्ट्रिक, इसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, इसको तो मैं किसी तरीके से अपने जुबान पे नाम लाना ही नहीं चाहता, इसको छोड़ देते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज, 340 का प्राइस है और करीब 200 से 225 के आसपास इसकी वैल्यूएशन आ रही है। तो अब आपको ये वैल्यूज को रेफर करना है। अब इसको ध्यान में रख के करंट प्राइस को देखिए या अपने बाय प्राइस को देखिए, आपने कितने ऊपर खरीदा है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो या तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए कि ठीक है देखा जाएगा जो होगा, कभी ना कभी चढ़ेंगे, पोर्टफोलियो ग्रीन में आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, या तो आप वो कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। दूसरी चॉइस ये है कि कुछ आप कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं,
तो या तो अपनी पोजीशंस को, अगर आपने बहुत ऊपर खरीदा है तो थोड़ी पोजीशंस को कट करिए। बेशक अगर आप कहीं और नहीं लगाना चाहते हैं तो उसे रिजर्व में रखिए कि जब प्राइस इस जोन पर आएगा तो मैं दोबारा खरीद कर अपनी एवरेजिंग अच्छी कर लूँगा, क्योंकि हमें पता है ये इसकी फेयर वैल्यू है। तो या तो एक ये कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो उन स्टॉक को बुक कर लीजिए। और हम जानते हैं कि रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, और नीचे के लेवल पर अगर आप दोबारा एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस जो एक वैल्यूएशंस होती है स्टॉक की, उससे काफ़ी ऊपर ये प्राइजेस चल रहे हैं। बाकी चॉइस आपकी है, आपको हाथ पे हाथ धर के बैठना है या फिर इस वक्त जब आपके पास मौका है कुछ वहां पर एक्शन लेकर अपने फ्यूचर लॉसेस को प्रोटेक्ट करना है। अब आइए गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोग की तरफ आ रही है और अब रिटेल का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर हो गया है। अगर आपको याद है, अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो हम 3 साल पहले से ही कह रहे थे कि गोल्ड का टाइम आएगा, गोल्ड का टाइम आएगा। और उस वक्त गोल्ड जिन्होंने खरीदा होगा उन्होंने ज़रूर इसका फ़ायदा उठाया होगा। आज क्या खरीदना सही होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस जो है 60 से 70% इस साल बढ़ गया, और ये मोर देन डबल्ड इन 2 ईयर्स। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, गोल्ड में हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा इस तरीके की रफ्तार। सो दिस इजंट जस्ट बिकॉज द यूएस डॉलर वीकेंड। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा जो कन्वर्शन है, अगर हम इंडिया का रेट देखें तो वो कन्वर्ट होता है, हमारी करेंसी वीक हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि करेंसी वीक हो गई इसलिए गोल्ड के रेट बढ़ गए। अगर आप दूसरे करेंसी में भी मेजर करेंगे तो भी वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। इवन इन यूरोस गोल्ड रोज 40% इन 1 ईयर एंड 90% इन 2 ईयर्स। तो एक्चुअली गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसको हमने कई वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम इसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट चेंज रिसेंटली, तो जियोपॉलिटिक्स प्लस डी डॉलराइजेशन। तो कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, रशिया, ब्रिक्स started reducing reliance on US dollars। कल की वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था कि दुनिया भर में कर्जा बढ़ रहा है। यूएसए का तो कर्जा $37 ट्रिलियन का हो गया, जो उसे समझ नहीं आ रहा है हम कैसे चुकाएंगे। ऐसे में क्या है कि डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए लोग जो ये पैसा जो जो रिस्क एवर्स पैसा है, ये अब बोल रहा है कि भाई हम गोल्ड में लगाते हैं, बॉन्ड में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां कब डिफॉल्ट हो जाए हमें नहीं पता। तो साथ में क्या है, सैंक्शंस का भी रिस्क है कि भाई सैंक्शन लगा दिया, हमने यूएस डॉलर होल्ड किया हुआ है तो वो भी प्रॉब्लम है। वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कब किसके ऊपर अटैक हो जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं बड़ी लड़ाइयाँ तब होती हैं जब फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। किसी भी दुनिया में अगर आप वॉर की कहानी आप पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे। तो दिस लेड टू रिजर्व रिस्ट्रक्चरिंग वेयर गोल्ड बिकेम पॉलिटिकली न्यूट्रल मनी। मतलब भाई हम अगर यूएसए का पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम तो यूएस के अलाई बन गए, हम रशिया में कर रहे हैं तो हम रशिया के अलाई बन गए। अगर हम गोल्ड खरीदेंगे तो हमें कोई नहीं बोलेगा कि भाई आप इसके अलाई हो, आप इसके अलाई हो। you will be treated as a neutral party. So gold is now strategic and not just defensive। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड में हमने लगा दिया, अब ये हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट बन गया। अब और क्या नया हुआ है, क्यों गोल्ड में इतनी बेतहाशा रैली हमें देखने को मिली। तो एक तो भाई गोल्ड के ईटीएफ आ गए। पहले गोल्ड में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, ईटीएफ छोटे मोटे थे। सिल्वर का तो अभी कुछ साल पहले ही आया है, तो लोगों को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता था। अब जब से ये रैली आई है हर कोई गोल्ड की बात कर रहा है, तो ईटीएफ की बाढ़ आ गई है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स कैन नाउ गोल्ड लाइक अ स्टॉक। भाई आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के पैसे नहीं है, चलो हम थोड़े ईटीएफ खरीद लेते हैं। सो नो स्टोरेज इश्यूज, वन क्लिक एक्सेस। ईटीएफ गोल्ड होल्डिंग्स जंप्ड 20% इन अ सिंगल ईयर। तो अब देखिए ये एक नए कस्टमर गोल्ड के आ गए, यानी कि डिमांड बढ़ा दिया इन्होंने 20% एक साल में, तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ना ही है। तो ये सिचुएशन है। और साथ में स्टेबल कॉइन्स के बारे में हमने बात किया। तो स्टेबल कॉइन इशूअर्स लाइक टेथर स्टार्टेड होल्डिंग फिजिकल गोल्ड।
तो इन्होंने इस क्वार्टर में इतना गोल्ड खरीदा है कि बाकी सारे जो सेंट्रल बैंक है उससे भी ज़्यादा खरीद लिया है। तो करीब 23 टन गोल्ड इन्होंने खरीदा है और इनका टोटल रिजर्व अगर आप देखेंगे 110 टन के करीब हो गया है। तो ये भी एक नई डिमांड आ गई जो कि पहले नहीं थी। तो इन कारणों से गोल्ड बढ़ता जा रहा है। टेथर alone held 116 टन, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन सेंट्रल बैंक होल्डर। तो पहले तो सेंट्रल बैंक खरीदता था ना, लेकिन भाई उनका कॉम्पिटिटर भी आ गया, तो दोनों में अब फाइट हो रही है। दिस अकाउंटेड फॉर 2% of global gold demand and 12% of central bank demand in Q3 2025. तो गोल्ड इज बिहेविंग लेस लाइक इंश्योरेंस। पहले लोग खरीदते थे, अरे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, रिस्क बढ़ रहा है, चलो गोल्ड खरीद लेते। अब तो ये ट्रेडिंग हो गया है। जैसे लोग ऑप्शन खरीदते थे, अब गोल्ड खरीद रहे हैं। पहले ऑप्शन की वीडियो बना के डालते थे कि देखो इतना हमने ऑप्शन खरीद लिया, इतना प्रॉफिट बुक कर दिया। अब गोल्ड की वीडियो बना के डाल रहे हैं, देखो हम इतना गोल्ड खरीद लिया, इतने डॉलर बुक कर लिए। तो वो आपने देखा होगा। तो अब ये उस तरीके का चीज़ बन गया। तो जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे रिटेल बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घुस जाता है, फिर उसकी हवा निकलनी है। तो सूनर और लेटर गोल्ड की भी हवा निकलेगी ऐसा लगता है। हमने देखा फ्यूचर और ऑप्शन 2 साल पहले जो हो रहा था, आज गोल्ड और क्रिप्टो में हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ी अब ये हम ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए कि थोड़ा हमें अब बच कर रहना है, संभल कर रहना है, क्योंकि अब ये एक जिसे कहते हैं ना पागलपन के दौर में पहुंच चुका है। तो क्यों चिंता की बात है? बिकॉज ऑफ ETFs एंड स्टेबल कॉइन। और अगर आप सोचिए, अगर ये कंपनी को कहीं लॉस वॉस हो गया क्रिप्टो में, तो क्या करेगा? इसे फिर अपने गोल्ड को बेचना पड़ेगा। और इतना बड़ा रिजर्व उसने बना लिया है, अब बेचेगा तो क्या होगा? गोल्ड में अचानक से फॉल आना शुरू हो जाएगा। तो ये रिस्क यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। रिटेल मनी कैन रश इन फास्ट। रिटेल को हम जानते हैं, गोल्ड नहीं गिरेगा तो इसमें खूब काम करेंगे। अचानक से इसमें बड़ी गिरावट आ गई तो रिटेल वाला उसे डंप कर देगा। प्राइस राइजेस फीड मोर बाइंग, यानी कि जितना ऊपर जाएगा उतना लोग खरीदेंगे और जितना नीचे गिरेगा फिर उतना वो बेचेंगे। तो गोल्ड स्पाइक्स बिकम स्पेक्युलेटिव। पहले जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गोल्ड खरीदते थे, इसलिए वोलेटिलिटी नहीं होती थी कि ठीक है चलो गिर गया कोई बात नहीं, कभी तो चढ़ेगा। हमारे घरों में भी ऐसे ज्वेलरी वगैरह खरीदे जाते थे, गोल्ड खरीदे जाते थे, लोग बिस्किट्स खरीद के घरों में सेफ में रखते थे। अब ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बन गया है, भाई आज खरीदो कल बेचो। BTST लोग इसमें कर रहे हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो गया। अब इसका बिहेवियर अब देखें तो अब ये स्टॉक की तरह हो जाएगा कुछ दिनों में। इसमें वार्निंग क्या है कि सडन अगर अनवाइंडिंग हो गई किसी बड़ी पार्टी ने, जैसे कि मैंने कहा स्टेबल कॉइन ने अगर गोल्ड बेचना शुरू कर दिया, आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। और इसमें शार्प लॉसेस हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह भी देखने को मिलेगा। सो गोल्ड इज अगेन बिहेविंग लेस लाइक इंश्योरेंस एंड मोर लाइक ट्रेडिंग एसेट बबल। अब तो गोल्ड में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, आपने बहुत लोअर लेवल पे लिया है, या अगर आपने हमारे व्यूअर हैं और 2021-22 में लिया है, आप लेकर आराम से बैठिए क्योंकि आपने बहुत लोअर लेवल पे लिया है। ओके, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो होल्ड करके बैठिए। अगर आपने अभी पिछले 6, 7, 8 महीने में लिया है, 1 साल में लिया है, देन द लीस्ट यू कैन डू इज अब और मत खरीदिए। ओके, क्योंकि आपने अगर सिग्निफिकेंट पोजीशन अपनी बना ली है, बहुत ज़्यादा अभी मत खरीदिए। कभी ना कभी डिप में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे ट्रेडर अब इसमें घुस गए हैं। तो जब फॉल आएगा तब थोड़ा सा उसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। इस वक्त हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा खरीदना थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव और डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप एग्रेसिव हैं, आपका रिस्क एपेटाइट है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं और उसमें से 1 लाख रुपए आप लगाना चाहते हैं, तो बेशक लगाइए और रैली को एंजॉय करिए। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए।
और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज कल की छुट्टी के बाद आज का मार्केट खुला है और आज हमें थोड़ा सरप्राइज मूव निफ्टी में देखने को मिल गया। अचानक से निफ्टी में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल करीब ड्यूरिंग द डे हमें देखने को मिला। अगर हम सेंटिमेंटल ट्रैकर को देखें तो यहाँ पर थोड़ी आज बेरिशनेस बढ़ी है और हम बेरिश जोन पे आ गए हैं काफ़ी दिनों के बाद। अगर हम देखें तो हमने पहले भी बेरिश जोन में गए थे, फिर वहाँ से न्यूट्रल जोन में आया, फिर वापस से अब ये बेरिश जोन पे आ गया है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और न्यूट्रल और मॉडरेटली बेरिश जोन पे चल रहा है। अब ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है एक दो बार, क्योंकि जब बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं करता है ट्रेंड में तो अक्सर थोड़ा रिवर्सल भी हो जाता है। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कुछ अभी हमें रीड नहीं करना चाहिए। वैसे भी साल का अंत है और स्लो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए आज का डेटा देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो 26 दिसंबर है और हमने आज करीब 100 पॉइंट्स लूज कर दिए। ड्यूरिंग द डे 120 पॉइंट्स डाउन थे और अभी भी हम 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। वोलेटिलिटी की पिक्चर बहुत ही सरप्राइजिंग है और ऐसा कई सालों के बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी लो वोलेटिलिटी। यूजुअली साल का जो आखिरी 15 दिन होते हैं बहुत ही लो वोलेटाइल रहते हैं, एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंडा बाजार लग रहा है। पुट कॉल रेशियो एक बार फिर हमें फॉल देखने को मिला। तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो अगर आप देखिए तो इसकी जो हायर रेंज है 1.4 है, लोअर रेंज 70 है, इसके बीच में घूम रहा है। तो ऑलमोस्ट ये लोअर रेंज पर आ गया है। अब हो सकता है कि वापस से ये अब चढ़ना शुरू कर दे। तो इसमें कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं दिख रहा है। अब देखिए राइज होता है, फिर फॉल होता है, फिर राइज होता है, फिर फॉल होता है, ये इसी तरीके से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी मूवमेंट मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। विक्स पिछले कई दिनों से आप देखिए 10% के नीचे चल रहा है। क्यों है, इसका क्या मतलब है, क्या रिस्क है, हमने एक डिटेल वीडियो बनाकर इसमें आपके साथ शेयर किया है, उसे आप रेफर कर सकते हैं। तो आज जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि आज 17,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। अगर आप देखिए पिछले 4-5 दिनों से क्या हो रहा है, पोजीशंस लूज हो रही हैं और नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो पोजीशंस शिफ्ट हो रही हैं। आज ये अलग ही गेम यहाँ पर हो गया कि 17,500 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हो गए और नेक्स्ट मंथ में भी 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या ये साल का जो आखिरी हफ्ता है ये शांत नहीं रहेगा? कुछ यहाँ पर कांड होने वाला है ऐसा लगता है। अब किस तरफ कांड होगा ये तो डेटा अगर हम देखें तो वो हमें बता रहा है भाई प्रीमियम तो ड्रॉप हुआ है, नेक्स्ट मंथ में भी प्रीमियम ड्रॉप हुआ है और हमने आपके साथ लगातार पोजीशंस दिखाई कि कैसे फ्यूचर्स मार्केट में भी उनकी ज़बरदस्त
शॉर्ट बनी हुई है एफआईआईज की, और ऑप्शंस मार्केट में भी पुट उन्होंने ज़बरदस्त लॉन्ग कर रखे हैं और कॉल भी शॉर्ट कर रखे हैं। तो एफआईआईज तो शॉर्ट पोजीशन, क्या वो कांड करने वाले हैं साल के आखिरी महीने हफ्ते में? मुझे नहीं पता, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन डेटा देख के तो यही चल रहा है, लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। वहीं एनएसई का टर्नओवर पिछले कई दिनों से काफ़ी कम हो गया है, एवरेज से काफ़ी कम हो गया हम देख रहे हैं, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज काफ़ी पुअर रहा, मैं कहूँगा बहुत बुरा तो नहीं लगा लेकिन पुअर रहा। और एफआईआई के इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशन भी पिछले 2 दिनों से कट होती हुई हमें दिख रही हैं, लेकिन आज का डेटा अभी आया नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आज के दिन यहाँ पर भी बढ़ोतरी होगी। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या सिचुएशन हमें दिखती है। तो ओवरऑल आज का डेटा देखकर क्या लगता है? तो फ्यूचर्स मार्केट भी नेगेटिव लगता है, ऑप्शंस मार्केट भी नेगेटिव लगता है, लेकिन कैश मार्केट तो काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अगले हफ्ते जब बाजार खुलेंगे तो पता चलेगा कि क्या है इसका हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों लगातार मैं एक ही चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ कि 25,840 के ऊपर का मूव जो है पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि फेक मूव है। और अब देखिए जब जब ये ऊपर जाता है, यहाँ पर भी देखिए कितने शानदार 3 कैंडल की रैली हुई, फिर वो वापस से हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब निफ्टी ने 26,200 का एक टॉप बोलिए या रेजिस्टेंस बोलिए वो बना लिया है। और अब देखिए जब जब ये वहाँ जा रहा है हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब देखिए फॉल देखने को मिल रहा है, फॉल देखने को मिल रहा है। तो कई बार ये वहाँ तक गया और फिर वहाँ से नीचे आ गया और नीचे आकर 840 के लेवल के आसपास घूम रहा है। तो 25,840, 25,840 एंड 26,200 इसके बीच में मार्केट घूम रहे हैं और ऐसा लगता है कि इतनी जल्दीबाजी में ये ब्रेक नहीं करेंगे। डायमंड पैटर्न जो ये बना रहा है विच इज़ अ चेंज ऑफ हैंड पैटर्न एंड ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, वो अब एक्सटेंड हो गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है और हमें देखना है कि ये इसको ब्रेक करता है नीचे या ऊपर और वही साइन होगा इसके नए ट्रेंड का। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रीड करेंगे जब तक 26,200 ब्रेक नहीं होता है और 25,840 हालांकि कई बार इसने ब्रेक तो किया लेकिन 200-300 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिर पाया, वापस से रिवर्सल आ गया। तो इन दोनों लेवल को इसको कन्विंसिंगली ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम बड़ी मूवमेंट देख पाएंगे। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो वो बेरिश इंडिकेशन ही दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट उसको ऑनर नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि ये महीना ऐसे ही निकलेगा, कुछ मेजर नहीं होगा। अब जो होगा वो नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ ही होगा, तो इसलिए थोड़ी पोजीशंस को अभी हमें अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।